दिन था 20 जनवरी 1944। कैंप फॉरेस्ट, टेनेसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने एक नए वॉर डिवीज़न का संगठन किया जिसका नाम था 23rd हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप। इसका ऑथराइजेशन डायरेक्टली जनरल ड्वाइट आइसेनहावर ने किया था, जो हेड थे एलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस के। इस आर्मी को घोस्ट आर्मी भी कहा जाने लगा था। इसमें 1100 सोल्जर्स थे, जो कि एक नॉर्मल डिवीजन से काफ़ी छोटा था, जिसमें 15 से 20 हज़ार सोल्जर होते थे। इस डिवीजन से एसोसिएटेड जो बड़े लीडर्स थे, उनका नाम था जनरल जेकब आर डीवर्स, कर्नल बिली हैरिस, मेजर रैल्फ इंगरसोल, जो वॉर से पहले टाइम मैगजीन में एज ए जर्नलिस्ट काम करते थे, और फाइनली कर्नल हैरी एल रीडर, जो इस डिवीजन के कमांडर बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध का ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी होने जा रहा था। ये ऑपरेशन इंस्पायर्ड था कुछ ब्रिटिश ऑपरेशन से, जिनका नाम था ऑपरेशन बर्ट्रम और ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। इस डिवीज़न की खास बात ये थी कि इसमें काम करने वाले वो 1100 लोग कोई सोल्जर नहीं थे, बस उनको सोल्जर होने का नाटक करना था। उनका मिशन एक ही था, टैक्टिकल डिसेप्शन, जिसको हिंदी में हम सामरिक धोखा भी कह सकते हैं। उनका काम जर्मन आर्मी और जर्मन इंटेलिजेंस को धोखा देने का था। उन्होंने ये भी कोशिश किया कि जर्मन आर्मी अपने अटैक्स को डाइवर्ट कर दे और कहीं और चले जाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक्चुअल डिविजन्स के मूवमेंट को भी कंसील करने की कोशिश की थी, और एलाइड फोर्सेस के नंबर्स को कहीं बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की जा रही थी इस युद्ध के मैदान में। अब सवाल ये आता है कि ऐसी आर्मी में किस तरह के लोगों को रिक्रूट किया गया था। ऑब्वियसली नॉर्मल सोल्जर्स से ये सारे काम तो होने वाले नहीं थे, उनको फाइटिंग के लिए तैयार किया जा रहा था, डिसेप्शन के लिए नहीं। इसी वजह से बहुत अलग अलग स्किल सेट के लोगों को रिक्रूट किया जाने लगा, जैसे कि विजुअल आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर्स, जिनका काम था वॉर स्केचेस बनाना, इंसिग्निया पेंट करना और यहाँ तक कि नकली टैंकों में रंग भरना। फिर स्कल्प्टर्स और सेट डिज़ाइनर्स को भी लिया गया, जिनका काम था इन्फ्लेटेबल टैंक्स, फेक आर्टिलरी और अलग अलग इक्विपमेंट्स को बैटलफील्ड में सेटअप करना, सजाना। बेल लैब और हॉलीवुड स्टूडियोज से साउंड इंजीनियर्स एंड रेडियो टेक्नीशियंस को भी लिया गया। कुछ कार्टूनिस्ट्स और इलस्ट्रेटर्स को भी लिया गया, सो दैट वो इस पूरे वॉर को अच्छे से डॉक्यूमेंट करे और बहुत सारी स्केचेस बनाए। कुछ ऐसे स्केचेस आज भी अमेरिका के आर्काइव्स में पड़े हुए हैं। और फाइनली एक्टर्स और परफॉर्मर्स को लेना था, जिनका काम था ऑफिसर्स के और सोल्जर्स के रोल्स को इम्पर्सनेट करना फॉर ए फैंटम आर्मी। सवाल ये था कि इस तरह के स्किल सेट के लोगों की ज़रूरत क्यों थी। अब आर्मी में जो सोल्जर्स थे, उनको लड़ना सिखाया गया है, उनको छुपना सिखाया गया है, लेकिन उनको परफॉर्म करना सिखाया नहीं गया। इसी वजह से ऐसे लोगों की ज़रूरत थी हु कुड पेंट, डिज़ाइन, बिल्ड, साउंड एंड इमिटेट थिएट्रिकली। बेसिकली इस आर्मी के डिवीज़न में यूएस को चाहिए था ए मिक्स ऑफ हॉलीवुड, मेडिसन एवेन्यू एंड ब्रॉडवे। इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिकन आर्मी ने चुपके से बहुत सारे अमेरिका के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच किया, जैसे कूपर यूनियन, येल स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, फिलाडेल्फिया म्यूजियम स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट एंड द फेमस प्रैट इंस्टीट्यूट, जो कि ब्रुकलिन में था। रिक्रूटमेंट के समय भी उन्होंने स्टूडेंट्स को अंधेरे में रखा और उनको बताया गया कि वो एक स्पेशल कैमोफ्लेज यूनिट के लिए रिक्रूटमेंट चला रहे थे। उनकी ट्रेनिंग बेसिकली 2 जगह पे हुई थी। पहला था फोर्ट मीड इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड, जहाँ पे विजुअल आर्टिस्ट को कैमोफ्लेज करने की टेक्निक्स सिखाई गई थी, और दूसरा था कैंप फॉरेस्ट, टेनेसी, जो कि होम बेस था घोस्ट आर्मी के डिवीज़न का। घोस्ट आर्मी ने 4 तरह के डिसेप्शन का इस्तेमाल किया था। पहला तरीका था विजुअल। उन्होंने रबर जैसे मटेरियल का यूज़ करके इन्फ्लेटेबल टैंक्स, ट्रक्स, आर्मर्ड कार्स, आर्टिलरीज और ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स को ऊपर से या फिर कुछ दूर से देखने में रियल लगते थे। उनको 30 मिनट के अंदर ही तैयार किया जा सकता था, और कुछ ही लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उन टैंक्स को कैरी करने में। उन्होंने फेक एयरफील्ड्स और कैंप्स का भी सेटअप किया, यहाँ तक कि फेक फ्यूल डम्प्स, किचन्स और इवन डमी आर्टिलरी पोजीशंस को भी बनाया। उनका कमिटमेंट इस चीज़ को रियल दिखाने में इतना ज़्यादा था कि उन्होंने व्हीकल मूवमेंट को भी सिमुलेट किया, और यहाँ तक कि कीचड़ में टैंक के फेक ट्रैक्स को भी बनाया, सो दैट अगर कोई जर्मन स्पाई प्लेन ऊपर से स्पाइंग करने आए तो उनको ऐसा लगे कि एक पूरा डिवीज़न यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरे तरह का डिसेप्शन था सोनिक डिसेप्शन।
घोस्ट आर्मी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स जो कि 300 से 400 किलो तक होते थे, उनको इस्तेमाल करते थे वो लोग टू प्रोजेक्ट साउंड, जो कि 12, 13, 14 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता था। यहाँ तक कि हॉलीवुड के स्टूडियोज़ ने प्री रिकॉर्डेड ऑडियो भी जनरेट किया गया टू सिमुलेट द साउंड ऑफ टैंक्स, ट्रूप मार्चिंग, ब्रिज बिल्डिंग एट्सेट्रा। ये करके वो जर्मन्स को एक झांसा देना चाहते थे कि एक बहुत बड़ी टोली उनके तरफ आ रही है। तीसरा डिसेप्शन था रेडियो डिसेप्शन। सोल्जर्स ने एक्चुअल जो ऑपरेटर्स थे उनके हैंड राइटिंग को कॉपी किया, यहाँ तक कि जिस रिदम में या जिस स्टाइल से वो लोग मोर्स कोड में इंफॉर्मेशन को भेजते थे उसको भी कॉपी किया टू फूल द जर्मन इंटेलिजेंस। और चौथा और सबसे बढ़िया डिसेप्शन का तरीका था यूजिंग आर्टिस्ट्री एंड थिएटर। सोल्जर्स अपने शोल्डर के पैचेस में उस डिवीज़न का इंसिग्निया पहनते थे जिसको वो लोग इमिटेट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो लोग प्रिटेंडिंग टू बी ऑफिसर्स ऑफ द यूएस आर्मी कभी कभी किसी कैफ़ेज़ में या किसी मार्केट में चले जाते थे और वो लोग बहुत तरह के रूमर भी फैलाते थे। यहाँ तक कि उनको लूज टॉक करने का भी ट्रेनिंग दिया गया था सो दैट दे आर एबल टू मे बी हनी ट्रैप समवन। अब सवाल ये उठता है, कितनी इफेक्टिव थी ये घोस्ट आर्मी? जवाब है बहुत ही ज़्यादा। ऑल्दो इस डिवीज़न में सिर्फ 1100 लोग काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने सक्सेसफुली पूरे के पूरे डिविजन्स को इम्पर्सनेट करते थे, जहाँ पे 10 से 20 गुना ज़्यादा सोल्जर्स एक्चुअल में होते हैं। अलग अलग समय में उन्होंने 6th आर्मर्ड डिवीज़न, 2nd आर्मर्ड डिवीज़न और 75th इन्फेंट्री डिवीज़न को इम्पर्सनेट किया था। और कभी कभी तो उन्होंने मल्टीपल डिविजन्स को एट वंस मिमिक करते थे टू गिव द आइडिया कि यहाँ एक डिवीज़न नहीं बल्कि 3-4 डिविजन्स थे। इसका मतलब एक पूरा का पूरा कोर वहाँ पे बैठा हुआ था। उनके काम के वजह से ये अंदाज़ा है कि अराउंड 15 से 30 हज़ार सोल्जर्स की जानें बची है। घोस्ट आर्मी के सोल्जर्स कुछ ऐसे भी मजाक करते थे जहाँ वो कहते थे कि वो एक ट्रैवलिंग सर्कस या हॉलीवुड रोड शो की तरह थे। सिर्फ फ़र्क यही था कि उनका स्टेज यूरोप का बैटलफील्ड था। अनफॉर्चुनेटली उनके काम को बहुत ही सालों तक सीक्रेट रखा गया था, क्लासिफाइड था। ज़्यादातर सोल्जर्स ने अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिलीज़ को बताया ही नहीं कि वो यूएस आर्मी में क्या करने गए थे। 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स की फाइल 1996 में जाके डिसक्लासीफाई होती है और उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई है, बहुत सारे मूवीज़ भी बनाए गए हैं। 2022 में घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट साइन हुआ और फाइनली इस डिवीज़न को अमेरिका का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया। कुछ बहुत ही फेमस लोग इस डिवीज़न से जुड़े हुए थे, जैसे कि बिल ब्लास जो बाद में जाके दुनिया के एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर बन गए, एल्सवर्थ केली जो कि एक बहुत ही बड़े मॉडर्निस्ट पेंटर बने, आर्थर सिंगर जो कि बहुत ही बड़े वाइल्ड लाइफ इलस्ट्रेटर बने, जैक नेजी बाद में जाके यूएस एग्जीबिशंस के लिए डिज़ाइंस की, और भी बहुत सारे लोग जो इस डिवीज़न के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 1950s और 60s का अमेरिकन फैशन, आर्ट और डिज़ाइन को इंस्पायर किया था। अगर हम उनकी लीगेसी के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव यूज़ ऑफ डिसेप्शन था। घोस्ट आर्मी के टैक्टिक्स इतने अच्छे थे कि उनको कोल्ड वॉर में भी यूएस आर्मी ने बहुत जगह पे इस्तेमाल किया। द आइडिया ऑफ डिसेप्शन जो है कोई बहुत नया आइडिया नहीं है, चाहे हज़ारों साल पहले ट्रोजन हॉर्स की बात हो या फिर रिसेंटली कंक्लूडेड ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया इंडियन एयरफोर्स ने बैंशी ड्रोन्स जो ब्रिटिश मेड ड्रोन्स है उनको इस्तेमाल किया था अपने फाइटर जेट्स के रियल पोजीशन को कैमोफ्लेज करने के लिए, और पाकिस्तान के एयरफोर्स के रेडियो ऑपरेटर्स को कंफ्यूज किया सक्सेसफुली। घोस्ट आर्मी और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ ये प्रूफ है कि जंग को सिर्फ बंदूक या गोली से ही नहीं बल्कि इल्यूजन और इमेजिनेशन से भी जीता जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको इस तरह के और भी मज़ेदार, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग कंटेंट का एक्सेस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इट्स ए स्मॉल चैनल, सो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो।